नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर आज से जो मीटिंग शुरू होनी थी वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आज जेसीएम के साथ बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में, जिसका पहली जानकारी शिव गोपाल मिश्रा जी ने दे दिया है। जी हां, आगे ये बैठक 1 हफ्ते तक चलेगी। इस बैठक के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के 24 फरवरी 2026 को भारत सरकार की तरफ से और एक लेटर निकाला गया है। इस लेटर को भी दिखाऊंगा और आगे इसके बारे में भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों इक्वल एमएसपी के बारे में बात करेंगे और जो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस एमएनएस को दिया गया है, आखिर डीएससी के जो पेंशनर हैं उनके लिए क्यों एक्स सर्विसमैन का स्टेटस लागू नहीं है, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे। ये मुद्दे के लेकर भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले दोस्तों पहली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पहली जानकारी है ये आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो लेटर है ये आरटीआई के जरिए ये जो है जवाब दिया गया एक पेंशनर को, जिनका नाम है श्री दामले गणेश अरुण जी, जिन्होंने डीएससी के पेंशनर है ये, जिन्होंने एक आरटीआई डाला था कि आखिर डीएससी के पेंशनर को सब कुछ लागू होते हुए भी, वही आर्मी एक्ट के अधीन आते हुए भी क्या उनको जो है एक्स सर्विसमैन का स्टेटस लागू है। ये सवाल जब किया था तो उसका जवाब ये देखिए उसका जवाब दिया गया है। और ये जवाब दिया गया है दोस्तों डीएससी डायरेक्टोरेट की तरफ से, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। और ये जवाब क्या दिया गया, ये देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के जरिए ये सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब ये देखिए गणेश दामले अरुण जी को दिया गया। और इसमें जो जवाब दिया गया देखिए ये है जवाब, रेफर नोट A81, ये वाला उसका रेफरेंस दिया गया। अब देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट डिफेंस सिक्योरिटी कोर is core and integral part of Indian Army under Army Rule 187 1R of Army Rule 1 1954 as any other arms oblique services, यानी कि जो फौज के दूसरे आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उनके जैसे ही डिफेंस सर्विस कोर भी एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अंदरूनी हिस्सा है फौज का, ये बताया गया है। और उसके आगे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। कई सारे आर्मी एक्ट, जो आर्मी एक्ट फौज के लिए लागू है, वो सारे आर्मी एक्ट जो है जो डीएससी वालों के भी लागू है, ये भी बताया गया। लेकिन आखिर में बताया गया दोस्तों उसके बाद हाउएवर बेनिफिट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन स्टेटस एज एप्लीकेबल टू अदर सर्विसेज ऑब्लिक आर्म्स हैव बीन डिप्राइव्ड टू डीएससी पर्सनल। यहां माना गया है कि इस अधिकार से, एक्स सर्विसमैन के अधिकार से जो है डीएससी के पेंशनर डिप्राइव हैं, वंचित हैं। ये बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। अगर डीएससी में सब कुछ सेम है, आर्मी एक्ट उनको लागू है, तो क्यों नहीं उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए। आगे इसमें बताया गया है, इट इज hereby clarified that JCOs who are serving in DSC are entitled to ESM status only if they have served for 15 years or more in their erstwhile service in regular army, navy, air force। यानी कि कहा गया है कि अगर डीएससी में जो सर्विस कर रहे हैं उन्होंने पहले फौज में 15 साल से ऊपर का सर्विस किया है, उसके बाद डीएससी में आए हैं, तभी उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे डीएससी के पेंशनर हैं जिन्होंने फौज में 5 साल किया, 10 साल किया, 7 साल किया, 12 साल किया और उस सर्विस को जुड़वा के फिर डीएससी में भर्ती हो गए। तो डीएससी में वो चाहे कितना भी सर्विस करके रिटायर हो, उन्होंने जो 5 साल 10 साल फौज में किया उसकी वजह से उनको डीएससी में एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, जो बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों। क्योंकि डीएससी में अगर सब कुछ सेम है, जैसे अभी एमएनएस के लिए एक्स सर्विसमैन का जो है फैसिलिटी लागू किया गया, क्यों नहीं डीएससी के लिए लागू होना चाहिए। मेरा मानना है बिल्कुल डीएससी के लिए भी लागू होना चाहिए। और इससे हूबहू मिलता जुलता अगला आपको जवाब दिखाता हूं, आरटीआई का ही जवाब है। और वो जवाब है दोस्तों एमएनएस से संदर्भित। जी हां, एमएनएस को क्या क्या चीजें लागू हैं उसको लेकर के वीर बहादुर जी ने सवाल किया था। श्री वीर बहादुर जी जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चेयरमैन है, उन्होंने किया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए, उनको भी जवाब दिया। और जवाब में क्या दिया देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जवाब में क्या दिया ये देखिए, जवाब में जो चीजें बताई गई हैं अहम चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट देखिए,
प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, आर्मी ऑर्डर, अदर प्रोविजन अंडर व्हिच फीमेल्स आर एनरोल्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बताया गया कि वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आप मांग रहे हैं, वो इस वाला वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगला सवाल, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू एनरोल इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये मांगा गया, वो भी यहां पर मौजूद है, ऐसा जवाब दिया गया। अगला सवाल था, प्लीज फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस, जो उनको भेज दिया गया कॉपी अटैच करके। अब देखिए, जो सवाल आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आएंगी। एमएनएस इज ए कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट रैंक, साफ साफ जवाब है नॉन कॉम्बेटेंट, यानी कि एमएनएस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगी, ये साफ है। नॉन कॉम्बेटेंट है लेकिन फिर भी उनको एमएसपी मिलता है और जवानों से, जेसीओ से ज्यादा मिलता है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इक्वल होना चाहिए। चलिए अब आगे और भी क्या क्या सवाल हैं जिनका इसमें जवाब दिया गया है, आप देखिए। ये पांचवा सवाल आप देख पा रहे हैं। पांचवें सवाल में क्या पूछा गया, What was the initial designation of rank of MNS and what is the present rank of designation or designation? The query is non-specific, hence no comments offered। यानी कि ये जो सवाल है, ये कहीं ना कहीं ये सवाल में कोई ऐसा सवाल छुपा नहीं है जिसमें हम कमेंट नहीं करना चाहते, ऐसा जवाब दिया। अगला देखिए, MNS undergo basic military training as applicable to other combatant ranks of the army। क्या वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेती है जैसे आर्मी के बाकी लोगों के लिए लागू है? बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स इज कंडक्टेड फॉर न्यूली कमीशन नर्सिंग ऑफिसर्स। नो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सेप्ट ड्रिल इज इम्पार्टेड, यानी कि ड्रिल को छोड़ करके बाकी कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ऐसा जवाब है। आगे, वेपन्स आर ऑथराइज्ड टू एमएनएस और नॉट, इफ ऑथराइज्ड प्लीज इंटीमेट द टाइप ऑफ वेपन्स ऑथराइज्ड टू देम। यानी कि कोई हथियार लागू है एमएनएस के लिए, अगर लागू है तो कौन से तरीके का हथियार लागू है? जवाब में साफ साफ नो, यानी कि हथियार लागू नहीं है एमएनएस के लिए। चलिए अब अगला पेज में भी सवाल है, आठवां सवाल आप देखिए। ये देखिए आठवां सवाल क्या है। आठवां सवाल में भी पूछा गया, बीपीटी एंड पीपीटी टेस्ट कंडक्टेड पीरियडिकली आर एप्लीकेबल टू एमएनएस और नॉट। यानी कि जो पीपीटी है, बीपीटी क्या उनके लिए एप्लीकेबल है, क्या उनके लिए लागू है? जवाब है सीधा सीधा नो, लागू नहीं है। आर एमएनएस ओनली पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल एंड बेस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल और आरआर हॉस्पिटल और इवन असाइन टू यूनिट फील्ड एम्बुलेंसेस एंड फील्ड हॉस्पिटल। क्या उनको केवल इन संस्थाओं में ही जो है पोस्टेड किया जाता है? क्या उनको फील्ड हॉस्पिटल में या फील्ड एम्बुलेंस में पोस्टेड नहीं किया जाता? यहां पर जवाब दिया, एमएनएस ऑफिसर्स आर पोस्टेड टू ऑल सर्विस हॉस्पिटल्स इन पीस एंड फील्ड, दे आर नॉट पोस्टेड टू फील्ड एम्बुलेंस नाउ कॉल्ड फील्ड हॉस्पिटल। यानी कि वो केवल सर्विस हॉस्पिटल्स में पोस्टेड होंगी, चाहे सर्विस हॉस्पिटल कहीं भी हो, फील्ड में हो, पीस में हो, लेकिन जो फील्ड एम्बुलेंस या फील्ड हॉस्पिटल या फील्ड एम्बुलेंस पहले कहा जाता था, उसमें उनका पोस्टिंग नहीं होगा। अब देखिए अगला सवाल, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर, अदर गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस अंडर व्हिच द एमएनएस आर गवर्न्ड। यानी कि अभी लेटेस्ट में एमएनएस को जो गवर्न करने वाला, यानी उनसे जुड़ा हुआ आर्मी ऑर्डर का कॉपी भेजा जाए। तो यहां पर कहा गया है, एमएनएस ऑफिसर्स आर गवर्न्ड बाय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943, द इन्फो साउट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, यह आपको पब्लिक डोमेन में, यानी कि इंटरनेट में ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट में मिल जाएगा, ऐसा जवाब दिया गया। अगला, एमएनएस इज अंडर आर्मी एक्ट और नॉट, इफ अंडर द आर्मी एक्ट इज द कंप्लीट सेक्शन ऑफ द आर्मी एक्ट एप्लीकेबल टू देम और ओनली सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट। यानी कि क्या एमएनएस आर्मी एक्ट के अधीन आती है? अगर आती हैं तो क्या पूरा का पूरा आर्मी एक्ट उनके ऊपर लगता है या तो फिर कुछ ही सेक्शन लगते हैं? जवाब क्या दिया गया है, यस एमएनएस इज अंडर आर्मी एक्ट। हाँ, एमएनएस आर्मी एक्ट के अंदर है, लेकिन द कंप्लीट आर्मी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली सेक्शन 39B एंड सेक्शन 63 आर एप्लीकेबल टू एमएनएस। 39B होता है ओएसएल और 63 होता है डिसओबीडियंस ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। केवल इन दोनों को छोड़ करके बाकी आर्मी एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं है। चलिए अगला सवाल, आर एमएनएस फ्री फ्रॉम एसोसिएशंस ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड। यानी कि जब वो सर्विस में रहती हैं तो क्या वो एसोसिएशन वगैरह बनाने के लिए क्या वो फ्री है? क्या उनको एसोसिएशन वगैरह बनाना लागू है? तो इसमें जवाब दिया गया नो। तो देखिए कहीं ना कहीं अब एमएनएस को लेकर के, एमएनएस को एक सर्विसमैन का दर्जा भी मिल चुका है, अभी हाल फिलहाल में जो है गैजेट जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों एमएनएस को जो दर्जा मिला एक्स सर्विसमैन का, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला, ऐसा ही नहीं मिला, पहले उनको भी मना किया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एमएनएस अधिकारी ने केस किया
केस पहले हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया तब जाकर के एमएनएस को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए इतने सारे जवाब इस तरीके के होने के बावजूद भी एमएनएस को एक तो एमएसपी भी मिलता है और अच्छा खासा मिलता है, अधिकारियों से बेशक कम मिले लेकिन जवानों और जेसीओ से ज्यादा मिलता है, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन का दर्जा। अभी आज जो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं एक्स सर्विसमैन के दर्जे को लेकर, क्योंकि मैंने आपको डीएससी का पहले ये जो आया रिप्लाई ये दिखाया था। डीएससी वाले रिप्लाई में ये बोला गया कि सब कुछ लागू है डीएससी को, आर्मी एक्ट के पूरे प्रावधान लागू है, लेकिन बावजूद इसके उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा लागू नहीं है। लेकिन एमएनएस को इतनी सारी चीजें लागू ना होने के बावजूद भी उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल गया है, लेकिन बहरहाल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर मिला है। तो कहीं ना कहीं डीएससी के जो जवान हैं, जो रिटायरी हैं, उनके लिए भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा होना चाहिए, क्योंकि सारा अगर एक्ट उनको लागू है तो एक्स सर्विसमैन वाला दर्जा भी उनको दिया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मुद्दा आगे जाना चाहिए। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस मुद्दे को आगे पहुंचाना जरूरी है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आज थी मीटिंग, आप सबको पता है, और उस मीटिंग की जानकारी शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद ही दी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, ट्वीट करके क्या कहा देखिए। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, मीटिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड begins at its office where leaders of the staff side JCM are participating in the meeting to finalize the memorandum to be submitted to the 8th पे कमीशन। मैंने सुबह ही आपको इसकी जानकारी दी थी, एजेंडा पॉइंट्स भी क्या क्या डिस्कस होंगे वो भी बताया था। तो अब शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब इस मीटिंग में जो है एजेंडा पॉइंट्स फाइनल होंगे, जो 8वें पे कमीशन को जो है शामिल किए जाएंगे, 8वें पे कमीशन को जो है सबमिट किए जाएंगे। ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने शेयर किए हैं, ये देखिए, ये कुछ मीटिंग से जुड़े हुए, ये देखिए बहुत सारे संस्थाओं के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। ये देखिए ये फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर किए हैं, यानी कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। और जैसे आप सबको पता है दोस्तों, पहले ही जानकारी दी गई थी कि मीटिंग एक दिन दो दिन की नहीं है, ये हफ्ते भर की मीटिंग है। बहुत सारे विषयों को लेकर के कॉन्सेंसस बनाना है, तो इस वजह से हफ्ते भर की जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस तरीके से जानकारी दे दी, फोटोग्राफ्स भी उन्होंने शेयर कर दिए। चलिए अब भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन को लेकर और एक लेटर जारी किया है दोस्तों, अगली जानकारी ये, और ये लेटर जारी हुआ है 14 फरवरी 2026 को। और ये लेटर है क्या, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि भारत सरकार का 8वां जो पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन है, उसने ये लेटर जारी किया है 8 सेंट्रल पे कमीशन ने। और ये है 8 सेंट्रल पे कमीशन का ऑफिस का एड्रेस, 3rd फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ न्यू दिल्ली 110001। ये 24 फरवरी का, यानी कि कल का ये लेटर है। देखिए वैकेंसी सर्कुलर, यानी कि अभी भी स्टाफ पूरा नहीं हुआ है 8वां पे कमीशन में। इससे पहले भी हमने कुछ दिनों पहले दो डायरेक्टर साहब को नियुक्त करके लेटर निकाला गया था, बाय नेम उनको नियुक्त किया गया। एक कृष्णा साहब थे, कृष्णा साहब है, एक जो है जो हमारे पीसीडीए के अधिकारी हैं जो यादव साहब हैं, उनका भी नियुक्ति हो गया, लेकिन उन्होंने भी शायद अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि 8वां पे कमीशन के वेबसाइट में उनके नाम अभी तक अपडेटेड नहीं है। अब दोबारा से ये निकाला गया है वैकेंसी सर्कुलर, और अब की बार किनको किनको अपॉइंट करने के लिए, ये देखिए ये वैकेंसी सर्कुलर है। ये देखिए 9 मार्च तक जो है अपॉइंटमेंट के लिए नाम मांगे हैं। अब देखिए कौन से पद के लिए, नेम ऑफ द पोस्ट डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी, यानी कि और भी डायरेक्टर नियुक्त होने वाले हैं। 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब ये लेटर जिन्होंने साइन किया, पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी हैं, पंकज जैन साहब, पहली बार पंकज जैन साहब का लेटर जो है निकला, उनका साइन किया हुआ, देखिए पंकज जैन साहब ने ये लेटर साइन किया है। तो देखिए डायरेक्टर साहब एक ऑलरेडी नियुक्त हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, 2 डायरेक्टर की नियुक्ति का जो पत्र है वो निकल चुका है, अभी तक उन्होंने लगता है ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनका नाम वेबसाइट में अभी तक अपडेटेड नहीं है। अब दोबारा से ये देखिए डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी 2 पद हैं, ये देखिए 2 पद के लिए ये निकाला गया। और भी है, ये देखिए अंडर सेक्रेटरी 3, ये देखिए 3 अंडर सेक्रेटरी और भी जो है नियुक्त होने हैं। देखिए पे लेवल 11 के अधिकारी होंगे। और भी एक अपॉइंटमेंट का ये है, देखिए पीएसओ, सीनियर पीपीएस और पीएस, यानी कि जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं, उसमें 6 वैकेंसियां निकाली हैं। तो कुल मिलाकर के 6 3 और 2, ये देखिए कुल मिलाकर के 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 जो है अभी अधिकारी और नियुक्त होने के लिए जो है
निकाल दिया गया है वैकेंसी सर्कुलर, जो कहीं ना कहीं आगे ये अधिकारी 8वें पे कमीशन में काम करेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो सरकार ने, जो 8वें पे कमीशन ने 18 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत गंभीर सवाल हैं जिनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी तरफ से पक्ष, उन सवालों का जवाब के तौर पर जाना बेहद जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने जवाब नहीं दिए तो जरूर जवाब दीजिएगा। जवाब कैसे दिया जाता है उसका लाइव वीडियो भी मैंने सैनिक पाठशाला में बना के डाला है, उसको जरूर देखिएगा और आपकी तरीके से आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।